अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा टॉपिक वही है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। जो टॉपिक रह गया था वो तो शुरू करते हैं। आज बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम पावर फैक्टर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अनसर्टेनिटी को फाइंड करना एवरेज वैल्यू में, और लास्ट में टाइमिंग अनसर्टेनिटी को किस तरीके से फाइंड करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों पावर फैक्टर को डिस्कस करते हैं। अब पावर फैक्टर में क्या होगा कि हम जो फार्मूला है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, तो अनसर्टेनिटी इन y किसके बराबर होगी? अनसर्टेनिटी इन y बराबर होगी n, जो कि पावर है, मल्टीप्लाई जिस चीज की पावर है उसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर है वो हमारा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें वो कहता है कि रेडियस के अंदर, r के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 3%। ठीक है, 3%। और हमें कहता है कि बताएं एरिया ऑफ सर्कल के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी, एरिया ऑफ सर्कल के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी। अब आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो अगर पूछा जाए एरिया के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी तो देखें, हम देखेंगे पावर जो कि है 2 और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे आर के अंदर जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, और वो कितनी है 3। तो टोटल जो आंसर आ जाएगा वो कितना है 6%। इसी तरह फर्ज करें वो कहता है कि आपके आर के अंदर, रेडियस के अंदर 4% अनसर्टेनिटी है, और पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी। अब आपको पता है स्फीयर वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, पाई आर क्यूब। अब आर की पावर कितनी है 3, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ जाएगा 12। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन हो सकता है अराइज हो रहा हो कि ये जो बाकी फैक्टर है, जैसे इसमें 4/3 पाई है या इसमें सिंपल जो है वो पाई है, इसको क्या अनसर्टेनिटी में डिस्कस करेंगे? तो नहीं करेंगे। कांस्टेंट को हम अनसर्टेनिटी के अंदर काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर आर है या जिसकी पावर है उनको जो है वो काउंट करेंगे। तो आगे एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब पावर फैक्टर में हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका जो क्वेश्चन है कि अनसर्टेनिटी इन रेडियस है 2%, तो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम क्या होगी? ठीक है, अनसर्टेनिटी रेडियस है 2%, तो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम क्या होगी? तो ये देखें वही फार्मूला y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y इज इक्वल टू n इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये वो जो 4/3 और पाई है इसको हमने अनसर्टेनिटी में डिस्कस नहीं करना, कांस्टेंट फैक्टर को।
तो यहाँ पर n किसके बराबर है 3, ठीक है। तो अगर हम फार्मूला बनाए ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी n मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r किसके बराबर है, ये रही 2%। तो क्या होगा, n 3 और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ गया 6%। तो हम कहेंगे परसेंटेज इन वॉल्यूम कितनी है, 6%। और इसी तरह आगे एक और एग्जांपल है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये पावर फैक्टर से रिलेटेड ही एक एग्जांपल है, जिसमें हम फाइंड करेंगे अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, जबकि हमें रेडियस और साथ में उसका लीस्ट काउंट गिवन है। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब जो चीजें गिवन है कि ये एक स्मॉल स्फीयर है, और क्या है कि इसमें ये जो है उसका रेडियस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, वर्नियर कैलिपर, और साथ में उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें हम रीडिंग को कैसे लिख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, रेडियस इज इक्वल टू 2.25 और साथ में 0.01 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, आपको पता ही है कि वर्नियर कैलिपर में किसके इक्वल होती है, लीस्ट काउंट के, ठीक है, उसके लीस्ट काउंट के। तो नेक्स्ट जो है वो अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, ये हमने कैसे निकाली, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये कितना आ गया, 0.4%। अब आपने जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि अगर आपको अनसर्टेनिटी दी है जैसे कि ये, तो आपने किसे उसको किस तरह परसेंटेज में चेंज करना है, और इसी तरह अगर परसेंटेज दी हुई है तो किस तरह वैल्यू में चेंज करना है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इक्वल आ जाएगी। देखिए अब वॉल्यूम का फार्मूला जो है वो आपको पता ही है कि स्फीयर के 4/3 और साथ में क्या है, पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम इस केस में हमने उसे 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि r की पावर कितनी है 3, और साथ में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वो कितनी है 0.4। तो इस वजह से हमने 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इससे ये भी पता चला कि अगर परसेंटेज ना दी गई हो तो किस तरह उसे परसेंटेज में चेंज कर लेना है। जहां पे नेसेसरी है परसेंटेज में चेंज करना, वहां पे कर लीजिएगा, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा कि अगर इसी तरह वैल्यू दी हुई है बगैर परसेंटेज के, तो आप उसे इसी तरह ही, जैसे कि ये आर वैल्यू दी हुई है 2.25 प्लस माइनस 0.01, अब ये परसेंटेज में नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको जरूरत भी नहीं है परसेंटेज में चेंज करने की। लेकिन अगर वो परसेंटेज में दे दे तो आपको मतलब इसमें चेंज करना पड़ेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, तो ये टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आ गई 1.2% ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आपको कैसे फाइंड कर सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला। अब आपने 4/3 लिखा, पाई की वैल्यू लिखी, आर क्यूब लिखा, इन सबको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। और इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 1.2%। अब आपको पता है कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। हम आपने 47.689 का 1.2% निकालना है, वो आपको पता ही है कैसे निकालेंगे, 47 पॉइंट, उसे हम 7 कर दें और मल्टीप्लाई 1.2 और डिवाइडेड बाय कितना 100। तो जो आंसर आ जाएगा वो जाहिर है हमारी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और ये इसके बराबर आता है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब के। तो इस तरह आपने
इस चीज़ को फाइंड कर लेना है, अनसर्टेनिटी को वॉल्यूम के अंदर पावर फैक्टर अगर आ जाए। अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी अराइज होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब बच्चों हो सकता है कि आपके जहन में ये क्वेश्चन आए कि अगर पावर और मल्टीप्लिकेशन दोनों मिल जाएं तो क्या हो, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि ये फार्मूला है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब इस केस में हम अनसर्टेनिटी को कैसे, अब ये पावर और मल्टीप्लिकेशन का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पावर और मल्टीप्लिकेशन का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसे कैसे करेंगे। अब जो हमारे पास फार्मूला था मल्टीप्लिकेशन का वो ये था, ठीक है, और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का है वो ये है, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि सारा कुछ वैसा ही है, डेल पी ओवर पी इंटू 100%, लेकिन जो आई के साथ पावर है उसे आपने उठा के उसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसके साथ लगा देना, ठीक है। तो ये 2 वो पावर वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, और डेल आई ओवर आई वो जो हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले फार्मूले के लिए वो भी पूरी हो जाएगी। तो जब भी पावर और ये इस तरह मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ कॉम्बिनेशन आ जाए तो आपने उसे जो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उसके साथ उसकी जो पावर है उसे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ये है कि अगर एवरेज वैल्यू आ जाए, एवरेज वैल्यू है मैनी मेजरमेंट्स की, तो फिर उसमें अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम पहले एवरेज वैल्यू को फाइंड करेंगे जो डिफरेंट मेजरमेंट्स के, ठीक है, जैसे कि फर्ज करें 5, 10, 9, 7, 6 है, जो भी है उन सबको ऐड करके जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है उनसे डिवाइड कर दें। उसके बाद आप डेविएशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। डेविएशन में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का मतलब ये है कि आपने जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी है, ठीक है। जो भी रिजल्ट आए आपने उसे पॉजिटिव नंबर में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद मीन डेविएशन निकालें। अब वो कैसे निकालते हैं ये भी हम देखते हैं, और एंड में जो डेविएशन आएगी, ठीक है, जो डेविएशन आएगी उसकी आप एवरेज ले लें, तो जो रिजल्ट है वो अनसर्टेनिटी के बराबर होगा। तो पहला स्टेप हमने जो वैल्यूज दी हुई हैं उनकी एवरेज फाइंड करनी है, दूसरा स्टेप डेविएशन फाइंड करनी है, तीसरा स्टेप मीन डेविएशन फाइंड करनी है। तो ये तीनों स्टेप्स जब हम कर लेंगे तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, एवरेज वैल्यू की अनसर्टेनिटी को। तो करते हैं उसे। अब बच्चों ये एवरेज वैल्यू की जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो रीडिंग्स अवेलेबल हैं वो कितनी है 6, और किस से मेजर की हैं, स्क्रू गेज से। क्या मेजर किया है, डायामीटर। तो ये वैल्यूज हैं, अब ये 6 वैल्यूज हैं, ठीक है। और हमने इसकी अनसर्टेनिटी को किस तरह करना है, तो पहला स्टेप एवरेज फाइंड करें, ठीक है। तो पहला स्टेप है आपने एवरेज फाइंड किया। एवरेज जो है वो कैसे आपने फाइंड की कि तमाम वैल्यूज हैं उन्हें आपस में ऐड किया और जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं मतलब 6 उससे डिवाइड किया, तो ये हमारा आंसर आ गया 1.21, ठीक हो गया। उसके बाद डेविएशन, और डेविएशन किस तरह के, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अब हमारा रिजल्ट क्या है 1.21। अब 1.21 को आप माइनस करें 1.20 से, 1.21 को माइनस करें 1.22 से, ठीक है, और फिर जो है वो 1.21 को माइनस करेंगे 1.13 से, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। 1.21 को माइनस किया 1.13 से, फिर 1.21 को 1.19 से, फिर 1.21 को 1.22 से, और ये 1.21 लास्ट में ये, ठीक है। तो ये आप देखें कि 6 की 6 वैल्यूज को 1.21 जो एवरेज वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट किया। अब जाहिर है ये आंसर आ गया। 1.21 को 1.20 से माइनस करें तो ये आया, इसी तरह 1.21 को 1.22 से तो ये, और ये आपको बताया कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है
पॉजिटिव रखना है, ठीक है। आपने इसमें नेगेटिव नहीं रिजल्ट शो करना, जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव आपने उसे पॉजिटिव ही लिखना है। तो इसी तरह आपने 6 की 6 वैल्यूज़ को माइनस करके जो आंसर आया, जो 0 है वो भी लिख देंगे और उसे भी एक वैल्यू के तौर पे काउंट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, ठीक है। क्योंकि आपने नंबर ऑफ वैल्यूज़ को डिवाइड करना, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से आपने डिवाइड करना है, तो ये 0 भी काउंट होगा कि ये भी उस वैल्यूज़ में से एक है। तो ये जो मीन डेविएशन आपने कैसे निकाली, जो डेविएशन आ गई थी उन तमाम को आपस में प्लस किया और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से आपने डिवाइड किया, तो ये मीन डेविएशन आ गई। ये जो मीन डेविएशन है यही अनसर्टेनिटी के बराबर होगी, ठीक है। जो मीन डेविएशन है वही अनसर्टेनिटी के बराबर होगी। तो एवरेज वैल्यू का इस तरह हम फाइंड करेंगे। तो पहला एवरेज फाइंड करना, दूसरा डेविएशन फाइंड करना और तीसरा मीन डेविएशन फाइंड करना। तो ये जो है वो 3 स्टेप हैं जिनके ज़रिए हम अनसर्टेनिटी और एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट में बच्चों हम स्टडी करने लगे हैं कि किस तरह हम टाइमिंग अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट फाइंड कर सकते हैं। जो जनरल केसेस हैं उसमें तो आप लिख देंगे प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मिसाल के तौर पे एक पर्सन रेस करता है और आप अपनी स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं। अब उसकी रेस का कोई टाइम है, फर्ज करें कि उसने एक चक्कर 100 मीटर का चक्कर लगाने में फर्ज करें 15 सेकंड्स लिए हैं। तो अब वो जो 15 सेकंड्स हैं उनके साथ आप जो हैं वो मतलब लिख देंगे कि फर्ज करें कि आपने यहाँ पर उसकी रीडिंग को जो है वो शो करना है, तो आप लिखेंगे 15 और साथ में जो है प्लस माइनस स्टॉप वॉच कौन सी हम यूज़ करें। अगर तो हम स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हैं, फर्ज करें तो हम स्टॉप वॉच मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ करें, तो हम क्या लिख देंगे उसमें, और अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हैं तो हम लिख देंगे 15 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। लेकिन अगर समटाइम्स होता है कि जिसमें वाइब्रेशंस इन्वॉल्व है, कोई ऐसे केसेस हैं कि जिसमें वाइब्रेशंस इन्वॉल्व हैं, तो उसमें हम टाइमिंग अनसर्टेनिटी को किस तरह फाइंड करेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और इस तरह हम टाइमिंग अनसर्टेनिटी को नोट कर लेंगे। अगर जनरल केसेस में हमने टाइमिंग अनसर्टेनिटी को डिक्रीज करना है तो हमने कोई ऐसा डिवाइस यूज करना है जिसका लीस्ट काउंट कम हो। मिसाल के तौर पे अगर मैकेनिकल और डिजिटल में देखें तो कौन सा बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा कि हम डिजिटल स्टॉप वॉच को यूज करें क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज है। लेकिन अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन्वॉल्व है, मिसाल के तौर पे हम टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं पेंडुलम का या किसी भी वाइब्रेटिंग चीज का, तो बेहतर क्या होगा, बेहतर ये होगा कि हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर दें, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो टाइमिंग अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो हम अगर पूछा जाए कि आप टाइमिंग अनसर्टेनिटी को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम जो है वो टाइमिंग अनसर्टेनिटी को सिंपल पेंडुलम वाइब्रेशन वाले केसेस में रिड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ जो वाइब्रेशंस हैं या उसे लार्ज नंबर ऑफ काउंट्स करके, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड है। अब इसमें हमने एग्जांपल ली है टाइमिंग अनसर्टेनिटी की। इसमें आप डेटा देख सकते हैं कि हमने ये 30 वाइब्रेशंस लिए हैं, किसके लिए, एक सिंपल पेंडुलम के लिए, जिसमें हम एक स्टॉप वॉच यूज़ की है जो कि 1/10 यानी कि हमने मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ की है और उससे इतने जो है वो सेकंड जो है वो हमने टाइम नोट किया। तो टाइम पीरियड क्या होगा,
टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया 1.82 सेकेंड्स। अब इसमें टाइमिंग अनसर्टेनिटी क्या होगी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये कितना आ गया, ये वाला। तो हम वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो वैल्यू है और साथ में प्लस माइनस उसकी अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो इस तरह हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देंगे। टॉपिक आज का हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, इसके बाद हम बुक पेजेस देखेंगे। लास्ट में बच्चों बुक है, इसमें पहले है पावर फैक्टर के लिए। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह हम ये स्लाइड को ये मार्क किया गया है बुक को। पहले आपको फॉर पावर फैक्टर नज़र आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय द पावर। फिर ये जो ब्लैक मार्क किया है फार्मूला फॉर स्पेयर वॉल्यूम के परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम किसके बराबर होगी, 3 क्या है पावर, पाई आर क्यूब की ना, तो आर क्यूब आया था 4/3 पाई आर क्यूब में, आर क्यूब की पावर है तो 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, तो इस तरह फाइंड किया। अब नीचे एग्जांपल है जो हमने अपनी स्लाइड में डिस्कस की थी, इसे देख लीजिएगा, अगर कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू है, ये आप देख सकते हैं एवरेज वैल्यू मेथड के लिए वही 3 स्टेप्स, पहले एवरेज फाइंड करें, डेविएशन फाइंड करें और मीन डेविएशन फाइंड करें जो कि अनसर्टेनिटी के बराबर होगी, और नीचे ये एग्जांपल को सॉल्व किया गया है। और लास्ट जो टाइमिंग अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है कि किस तरह आप टाइमिंग अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं। कॉमन के लिए क्या है कि आपने सिंपल जो है वो प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बराबर लिख देना है, लेकिन अगर जो है क्या हो कि आपने टाइमिंग अनसर्टेनिटी जिसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन्वॉल्व है, तो वो आप कैसे काउंट करेंगे, वो आप जो है वो जो लीस्ट काउंट है उसे आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। और ये जो लास्ट लाइन है, इट इज़ एडवाइजेबल टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स टू रिड्यूस द टाइमिंग अनसर्टेनिटी। तो ये जो लास्ट लाइन है समटाइम्स ये इस तरह आ जाती है कि बताएं क्या किया जाए कि टाइमिंग अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जाए, तो वो कैसे करते हैं कि आप लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लें ताकि टाइमिंग अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो सके। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, देख लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।